यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। यह खबर चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वेबसाइट पर और टीवी चैनलों पर। सवाल यह है कि इस खबर का मतलब क्या है। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को हरी झंडी दे दी है और अब मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुसलमान जिसका सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, उस मकसद में बीजेपी को कामयाबी मिल गई है। इस वीडियो में इस खबर की पूरी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों मुसलमान सबसे ज़्यादा इस पर एतराज़ करते हैं और इसकी वजह से देश का, यहाँ के लोगों का कितना नुकसान होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स की एसोसिएट या स्पेशल मेंबर बनिए। चैनल की मेंबरशिप फीस सिर्फ 89 या 159 रुपये है। आपके मेंबर बनने की वजह से हमारा ताउन होगा और आप हमारी मशावरती टीम का हिस्सा भी बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा और पुराना मसला है। पिछली सरकारों ने भी कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। बीजेपी सरकार जब से बरसर इक़्तिदार हुई है, इस सरकार ने भी हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाया है और हमेशा शोशा छोड़ा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा। पिछले दिनों चुनाव के मौका पर उत्तराखंड की सरकार और इसी तरह गुजरात की सरकार ने अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का ऐलान किया। चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया कि हम अपने सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं का कितना भला होगा किसी को नहीं पता, लेकिन उनको मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से मुसलमान इसका विरोध करेंगे और मुसलमानों की नाराजगी की वजह से, मुसलमानों के विरोध की वजह से हिंदू खुश हो जाएंगे। यही एजेंडा होता है। बहरहाल उत्तराखंड और गुजरात की सरकार ने अपने इस वादा को आगे बढ़ाते हुए, अमली जामा पहनाते हुए एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि कमेटी जायजा लेगी कि गुजरात में या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाना मुमकिन है या नहीं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाता है तो ऐसे कौन कौन से माशरती या समाजी मसाइल होंगे जिसमें सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाए और सब उस पर एग्री करे, सब इत्तेफाक करे। चुनांचे उत्तराखंड और गुजरात दोनों जगह की सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों ने इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला उत्तराखंड और गुजरात सरकार का गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। सभी का पर्सनल लॉ अलग अलग है। सब अपने मजहब, अपने रीति रिवाज के मुताबिक अपनी शादी ब्याह, अपने निकाह, तलाक और विरासत समेत दूसरे मसाइल को अंजाम देते हैं। अगर सभी के लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान जो इत्तेहाद और यकजहती पाई जाती है वो इत्तेहाद नहीं रहेगा, लोगों की आज़ादी छिन जाएगी और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BS नरसिम्हा ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से फैसला लेने के लिए कमेटी तश्कील दिया है। अभी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं कर दिया है। ये कमेटी यही काम करेगी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, किस समाज के क्या मसाइल है, क्या कौन एग्री करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कमेटी तश्कील करना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी कहा कि आर्टिकल की दफ़ा 162 के तहत कमेटी तश्कील करने का रियासतों को इख्तियार है और इसके खिलाफ अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। दोनों जजों ने अर्जी दाखिल करने वालों से कहा कि या तो आप अपनी अर्जी को वापस ले लीजिए या फिर हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे। और आखिर में अर्जी दाखिल करने वालों ने, याचिका दायर करने वालों ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और इस तरह मामला ख़त्म हो गया। और उसी के बाद खबरें चलने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यूनिफॉर्म सिविल कोड को हरी झंडी मिल गई है। अब आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो समाजी और माशरती मसाइल हैं, जैसे निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत, शादी ब्याह या मुतबन्ना बनाना, इस तरह के जितने सारे मसाइल हैं, इसमें इस वक्त देश में अलग अलग मजहब के मुताबिक फैसले होते हैं। सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है, यकसा कानून नहीं है। यानी हिंदुओं के अगर तलाक का मसला होता है या उनकी शादी का मसला होता है या उनके यहाँ विरासत का मसला होता है तो जो कुछ हिंदू कोड बिल में बताया गया
है उसके मुताबिक अदालत फैसला करती है। अगर मुसलमानों में तलाक का मसला होता है, शादी का मसला होता है, खुला का मसला होता है या विरासत का मसला होता है तो हिंदुस्तान की अदालत इस्लामी कानून के मुताबिक मुसलमानों के लिए फैसला सुनाती है। इसी तरह सिखों का अपना पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ है, जैन मत का अपना पर्सनल लॉ है, बुद्ध मत का अपना पर्सनल लॉ है, आदिवासियों के अपने रीति रिवाज है, कबायलियों के अपने मसाइल हैं और उन सब के लिए अलग अलग उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसले सुनाए जाते हैं। चुनांचे सरकारों ने हमेशा कोशिश की कि इन तमाम पर्सनल लॉ को ख़त्म करके एक पर्सनल लॉ बना दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए और सभी का फैसला एक जैसा हो, यानी मुसलमानों के दरमियान तलाक का मामला हो या हिंदुओं के दरमियान तलाक का मामला हो, मुसलमानों में विरासत का मसला हो या हिंदुओं में या दूसरी कम्युनिटीज़ में विरासत का मसला हो, सभी के लिए एक जैसा फैसला अदालतों से सादिर हो, सभी के लिए एक कानून हो। कांग्रेस की सरकार ने भी इसके लिए कोशिश की लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है वो इस मुद्दा को उठाती रहती है और लगातार इस पर बहस कराती है। बीजेपी के कई वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते रहते हैं। पिछले साल यानी अक्टूबर 2022 में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बाज़ाब्ता कह दिया कि हिंदुस्तान में जो अलग अलग पर्सनल लॉ है उससे हिंदुस्तान की एकता का अपमान होता है। मुसलमानों का अलग पर्सनल लॉ, हिंदुओं का अलग पर्सनल लॉ, ईसाइयों का अलग पर्सनल लॉ, ये जो अलग अलग पर्सनल लॉ है उससे हिंदुस्तान के एकता की, हिंदुस्तान के इत्तेहाद की तौहीन होती है और ज़रूरत इस बात की है कि सभी पर्सनल लॉ को ख़त्म करके यकसा सिविल कोड का शोशा बार बार इस वजह से भी छेड़ा जाता है क्योंकि दस्तूर के आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकारों को अगले दिनों में यकसा सिविल कोड या यकसा कानून नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। चुनांचे इसी वजह से या इसी दफ़ा का बीजेपी सहारा लेकर के इस तरह के मुद्दे को उठाती है लेकिन मेजोरिटी और अक्सरियत अवाम की इसका विरोध करती है और कहती है कि पॉसिबल नहीं है। और जो कुछ हिंदुस्तान के आइन में कहा गया है उससे इशारा कबायली या आदिवासी कम्युनिटी है जहां एक औरत बैक वक्त दो मर्दों से शादी करती है या जहां औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक नहीं दिए गए हैं। चुनांचे उस रीति रिवाज को ख़त्म करने के लिए या तमिल में या कर्नाटका में कई सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, उस तरह के रीति रिवाज के ख़ात्मा के लिए कहा गया था कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। अब अगर हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाता है तो इसकी जद में सबसे ज़्यादा मुसलमान आएंगे। मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि कई ऐसे मसले होंगे जिसमें मुसलमान शरीयत की नज़र में मुजरिम बन जाएंगे, गुनहगार होंगे। हिंदुस्तान का कानून उन्हें गुनहगार बना देगा और मुसलमानों के पास अपनी शरीयत पर अमल करने से महरूम होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि इस्लाम में तलाक़ के बाद मियाँ और बीवी अलग अलग हो जाते हैं। शौहर को इख्तियार है किसी और औरत से शादी कर ले, बीवी को इख्तियार है किसी और मर्द से शादी कर ले। अगर तलाक के बाद मियाँ और बीवी रिश्ता कायम करते हैं तो रिश्ता हराम होगा। उससे जो औलाद पैदा होगी वो नाजायज़ औलाद होगी और वो औलाद विरासत का भी हकदार नहीं हो सकती है। अब अगर एक मुसलमान ने अपनी बीवी को किसी माकूल वजह से तलाक दे दिया, अब इस्लामी कानून के मुताबिक दोनों के दरमियान जुदाईगी हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन हिंदुस्तान का कानून ये कहेगा कि नहीं, दोनों अभी भी मियाँ बीवी बरकरार है, तलाक को हम नहीं मानते हैं। अब फिर दबाव बनाया जाएगा कि जब तलाक हुई नहीं तो आपको साथ रहना पड़ेगा। इस्लामी कानून के मुताबिक तलाक हो चुकी है, लिहाजा मर्द अपनी उस बीवी के साथ नहीं रह सकता है। हिंदुस्तानी कानून कहेगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेगा कि आपको उसी के साथ रहना है। अब जो उसका ताल्लुक़ रहेगा उस औरत के साथ इस्लाम की नज़र में गुनाह होगा, हराम होगा, क्योंकि उसके लिए वो औरत अजनबी बन चुकी है। अगर जिस्मानी ताल्लुक़ दोनों के दरमियान इसकी वजह से कायम हो जाता है तो उससे जो औलाद होगी वो औलाद नाजायज़ होगी, हराम होगी। लेकिन हिंदुस्तान का कानून कहेगा कि वो औलाद सही है। और मसला आगे बढ़ेगा, अगर विरासत की बात आती है तो नाजायज़ औलाद उस विरासत की हकदार हो जाएगी। हालांकि इस्लामी कानून के मुताबिक नाजायज़ औलाद विरासत की हकदार नहीं हो सकती है। एक और मिसाल ले लीजिए, मर्द और औरत हैं। अब अगर औरत ने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर लिया तो जैसे ही औरत मुर्तद हो जाती है ये शादी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान शादी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस्लामी कानून कहेगा कि औरत मुर्तद हो गई है, इसके बावजूद रिश्ता बरकरार रहेगा। या इसकी मिसाल एक और समझ लीजिए कि मर्द ने एक औरत से शादी की। अब वो औरत अगर हिंदू है यानी इस्लाम को उसने कबूल नहीं किया है तो उससे निकाह जायज़ नहीं होगा। इस्लाम की नज़र में ये शख्स अगर उससे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है तो गुनहगार और ज़ानी कहलाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का कानून कहेगा कि नहीं, आपका रिश्ता सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो इस तरह मुसलमान गुनहगार होंगे यकसा सिविल कोड की वजह से, यानी मुसलमानों को अपनी शरीयत पर अमल करने से रोकने जैसा अमल होगा और इसी वजह से मुसलमान सबसे ज़्यादा
यकसा सिविल कोड का विरोध करते हैं। मुसलमानों के अलावा सिखों का भी अलग रीति रिवाज है, ईसाइयों का भी अलग अंदाज है, दूसरी कम्युनिटीज़ का भी अलग अंदाज है और सबको एतराज़ होगा और सबों को प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से यकसा सिविल कोड की मुखालफत की जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार की कमेटी पर जो इतराज़ किए गए थे उसको ख़त्म कर दिया है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात सरकार की कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है। क्या हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज करना मुमकिन है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।